Hey science explorer, welcome to the magical transformation of chemical reaction and its equation. But before going to the class, let's have a wisdom minute. देखो, हम लोग किसी भी चीज़ के लिए जो मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं किसी भी गोल को हासिल करने के लिए, यानी कि सक्सेस को हासिल करने के लिए, तो मैक्सिमम केस में हम लोग वहाँ गिव अप कर देते हैं जहाँ पे एक्चुअली अब हम लोग को सक्सेस मिलने वाला होता है। मतलब ये कोर्स हमें वो चीज़ सिखाता है जो मोस्ट पावरफुल ट्रुथ है कि मैक्सिमम लोग ना उस जगह गिव अप करते हैं जहाँ पे वो जस्ट 10 स्टेप पीछे हैं सक्सेस के। यानी कि देखो, हम वो सोचते हैं कि अरे यार, मैं इतने दिन से एफर्ट्स लगा रहा हूँ लेकिन अब मुझे सक्सेस मिल ही नहीं रहा है। लेकिन फेल्योर जो है एक्चुअली किसी चीज़ का एंड नहीं है, वो तो एक स्टार्ट है। वो बताता है कि जस्ट आप एक और ट्राई करते हैं तो आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं जो आप करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो। तो मैक्सिमम लोग वहीं पे हार मान जाते हैं जहाँ पे बस वो जस्ट अब सक्सेस के करीब में है, मतलब अब उसको सक्सेस मिलने वाला है, लेकिन वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार, अब हमसे नहीं होगा। एग्जाम्पल के तहत समझो कि मान लो वो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट दिया और उसके बाद वो फेल कर गया, ठीक है। अब उसके पास दो सिचुएशन, वो फेल कर गया तो वो सोचा कि अरे यार, मैं तो फेल कर गया, मैं इतनी मेहनत किया था फिर भी फेल कर गया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेस हो गया, वो डिसीजन लिया कि यार मैं छोड़ ही देता हूँ पढ़ाई, ठीक है। बजाय इसके वो ये कर सकता था कि उस सिचुएशन को वो अपने से एनालाइज करता कि वो क्यों फेल कर गया, वो अपने फेलियर का रीज़न निकालता, फिर उसके लिए प्रिपेयर होता, उसके लिए एक टाइमलाइन बनाता, उसके लिए एक शेड्यूल बनाता और उस पर मेहनत करके फिर से वो उसमें अचीव करता और सक्सेस पा लेता। आप रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हो, थॉमस एडिसन जो बल्ब का इन्वेंशन किया, जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, वो बल्ब को इन्वेंट करने में 1000 टाइम्स फेल हुए, लेकिन वो जो 999 बार जो फेल हुए, वो उसको ऐसे कंसीडर किए कि मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मुझे 999 तरीका पता चला कि इस तरीके को अचीव करने से, इस तरीके से जाने के थ्रू हमको ये सक्सेस नहीं मिला। तो वो उतना तरीका खोज निकाले उस बल्ब को इन्वेंट करने के लिए, तो वो फाइनली सक्सेस किए। इसीलिए आदमी को हमेशा, किसी भी इंसान को हमेशा गिव अप नहीं करना चाहिए। क्या पता वो गिव अप जो है, वो फेलियर जो है, वो एक्चुअली सक्सेस के जस्ट करीब है। वो आपको बताने वाला है, एक क्लू देता है कि बस तुम अब सक्सेस के करीब हो, जस्ट एक ट्राई करो और सक्सेस मिल जाएगा। ओके, सो नेवर गिव अप। कभी भी आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे हो, उसको हासिल करने के लिए अगर आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, तो अपने पे ट्रस्ट करो, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ओके, ऑन दिस नोट, आई एम कृष्णा, यू आर वॉचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट विज। लेट्स बिगिन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सेशंस। प्रीवियस क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, और आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बताएंगे जो एनसीईआरटी के ही हैं, जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन बच गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर ईच दीज रिएक्शंस। आपको बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट क्यों कहा जाता है, उसका उल्टा क्यों कहा जाता है, और दोनों का आपको कुछ इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखने हैं, ठीक है। तो पहले देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वन प्रोडक्ट। यानी कि आपको एक इक्वेशन से समझो, A + B = AB, मतलब दो रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होता है, वन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, मतलब एक कंपाउंड ब्रेक करता है 2 और मोर प्रोडक्ट में, मतलब वहां पे दो मिल करके एक बना रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपल कंपाउंड ब्रेक कर रहा है मल्टीपल्स प्रोडक्ट में। तो ये डिफरेंस है। तो इसको एग्जांपल से समझो, जैसे AB एक रिएक्टेंट है और ये एक प्रोडक्ट है, ये ब्रेक करके दो पार्ट में टूटा, ठीक है। ये कंपाउंड ब्रेक करके दो पार्ट में टूटा, तो इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। मैक्सिमम केस में जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, वो हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली इंडोथर्मिक होते हैं। इंडोथर्मिक मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करके टूटते हैं। जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम इंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या हुआ एक्चुअली, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुआ कि वो क्या होता है कि दो सिंपल चीज को मिला के एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और डिकम्पोजिशन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स चीज टूट करके दो सिंपल चीज बनते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो समझ में आया कि क्यों अपोजिट है। ये सिंपल चीज को मिला करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और डिकम्पोजिशन क्या कर रहा है, जस्ट इसका उल्टा, वो कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ करके सिंपल चीज बना रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल जो कितनी बार हम लोग ये एग्जांपल्स पढ़े हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो सॉलिड फॉर्म में है व्हाइट कलर का, वो रिएक्ट करता है वाटर से जो लिक्विड फॉर्म में है, और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में है। ये कहाँ यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो हमको हिसिंग साउंड सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट जनरेट होता है, स्टीम जनरेट होता है, इसलिए वो हिसिंग साउंड सुनने को मिलता है। ठीक है, और वो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वार्म होता है। जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे ना, जब ऐसा परफॉर्म करोगे तो जब आप इस बीकर को टच करोगे तो आपको ये वार्म फील होगा, टच करने में वार्म लगेगा आपको, यानी कि ये हीट रिलीज किया, यहाँ पे इस इक्वेशन में हीट रिलीज होता है, इसीलिए इसको हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्योंकि वो हीट रिलीज करता है। ठीक है, जब आप टच करोगे तो हीट फील होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है सिंपल प्रोडक्ट में, और ये डिकम्पोज कर रहा है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है व्हाइट कलर का, ये ऐसे ही डिकम्पोज नहीं करेगा। इसको डिकम्पोज करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हीट। जब आप इसको हीट करोगे तब ये डिकम्पोज करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो व्हाइट कलर का पाउडर सॉलिड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये जब आप इसमें हीट डालोगे, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट डालोगे, तब ये डिकम्पोज करेगा। बिना हीट के ये डिकम्पोज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट है, यानी कि एक रिएक्टेंट कंपाउंड ब्रेक कर रहा है दो प्रोडक्ट में, इसीलिए ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो अब समझ में आया कि क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डिफरेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, मतलब अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो सिंपल चीज को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स चीज बना रहा है, और डिकम्पोजिशन जस्ट उसके अपोजिट, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करके बहुत सारे सिंपल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए डिकम्पोजिशन को हम अपोजिट बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। होप आपको ये क्लियर होगा। मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं कि हर केस में उसमें हीट रिलीज होता है, और मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूटने के लिए किस चीज का यूज किया, हीट का यूज किया, हीट एब्जॉर्ब किया, तभी तो वो टूटा, बिना हीट के वो टूटेगा ही नहीं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा टर्म है, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। बस आपको आंसर इतना ही करना था कि आपको पूछा गया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का देना है, जहाँ पे एनर्जी जो है किस फॉर्म में सप्लाई होगी, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। चलो देखते हैं। डिकम्पोजिशन बाय हीट, जब हीट को एज ए एनर्जी हम यूज करते हैं डिकम्पोज करने के लिए किसी भी कंपाउंड को, तो हम उस डिकम्पोजिशन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, जब हम हीट एनर्जी को यूज करते हैं किसी भी एक सिंपल कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो हम उस डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में व्हाइट कलर का होगा, जब हम इसमें हीट डालेंगे तभी ये ब्रेक करेगा, बिना हीट के ये ब्रेक नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब इसको ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हमको इसमें हीट डालना पड़ेगा। हीट जब हम इसको देंगे, यानी कि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये दो सिंपल पार्ट में टूट जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस तरह का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हीट वाला एग्जाम्पल क्लियर। चलिए अब लाइट में देखते हैं। दूसरा है
हीट एनर्जी वो कैल्शियम वाला हीट एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड हुआ कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा ये वो इंडोथर्मिक है क्योंकि हीट एनर्जी को लिया ब्रेक करने के लिए। दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन बाय लाइट यानी कि जब एनर्जी हम लाइट को यूज करते हैं, लाइट एज ए एनर्जी यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि लाइट का मतलब फोटो होता है, फोटोन होता है, ठीक है, इसीलिए उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब हम इसमें ये जब ऐसे ही रहेगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में लाओगे, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में लाओगे तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। सिल्वर कलर में यानी कि जो ये सिल्वर जो होता है कितना शाइनी कलर का होता है, ठीक है, और क्लोरीन पेल ग्रीन कलर का गैस होता है जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है और ये पंजेंट गैस होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सिल्वर क्लोरीन को हम लोग क्या किए, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में लाए, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में लाए, तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक किया किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको सनलाइट का जरूरत पड़ा इस सिंपल कंपाउंड को, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ने के लिए, यानी कि डिकम्पोज करने के लिए। तो ये किसका एग्जांपल है, फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन बाय लाइट। ये भी किस टाइप का रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि लाइट एनर्जी यूज किया, एब्जॉर्ब किया कंपाउंड को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, इसीलिए ये क्या हुआ, इंडोथर्मिक, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, दो क्लियर। थर्ड एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो डिकम्पोजिशन हम इलेक्ट्रिसिटी को लेके यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कोई भी कंपाउंड को अगर हम तोड़ने के लिए एनर्जी का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो इसमें वाटर, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसमें वाटर जो है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक पास करा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक कर रहा है क्या, वाटर को, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए क्या यूज किया गया, डिकम्पोज करने के लिए क्या यूज किया गया, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया, मतलब एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोले, इलेक्ट्रोलाइसिस बोले। इस केस में और एक चीज हम बताए थे आपको कि एक में यानी कि जो होता है हाइड्रोजन जो होता है वो ट्वाइस कलेक्ट होगा ऑक्सीजन के, मतलब हाइड्रोजन गैस जो होगा वो डबल कलेक्ट होगा एक रॉड पे, इस पे ऑक्सीजन के कंपेयर में, क्योंकि इसका हाइड्रोजन वाटर का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, मतलब हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम है, इसीलिए एक पे डबल होगा। और ये किस टाइप का रिएक्शंस है, ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शंस है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज किए इस वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए, इसीलिए ये भी इंडोथर्मिक हुआ। यानी कि एक इलेक्ट्रिक एनर्जी वो यूज किया, एब्जॉर्ब किया, तब जा करके ये दो पार्ट में टूटा, यानी कि ये पार्ट, ये कंपाउंड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है, क्लियर है आपको। ये ऑलरेडी हम सारे डिटेल से आपको बता चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे क्लियर है सारे के एग्जांपल, हीट के थ्रू जो डिकम्पोज हुआ, लाइट के थ्रू जो डिकम्पोज हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो डिकम्पोज हुआ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। मतलब आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, और दोनों के एक एक रिएक्शंस आपको एग्जांपल में देने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को क्या होता है एक्चुअली उसमें क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्यूशन से, ठीक है, उसके ही सॉल्यूशन से। मतलब आप समझो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है एक्चुअली दादागिरी है, ठीक है, जबरदस्ती वो आपको धकेल देगा, अगर वो ज़्यादा ताकतवर है तो आपके ही घर से आपको निकाल देगा, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके ही कंपाउंड से उसको बेदखल कर देना, निकाल देना, दादागिरी करना एक्चुअली में स्ट्रांग होने की वजह से, ठीक है। जनरल फॉर्मूला A + BC रिएक्ट करके बनाएगा AC + B, यानी कि A एक एलिमेंट है, BC एक कंपाउंड है, ठीक है। तो A जब मोर पावरफुल है तो वो क्या किया, B को उसके कंपाउंड से धकेल दिया, भगा दिया, और खुद ही उसमें चला गया, उसके घर में खुद ही घुस गया, और B को बेचारा बेघर कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल अब देखते हैं।
जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में जो कि ब्लू कलर का होता है, और बना रहा है जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में और कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए जिंक क्या किया, कॉपर को उसके ही सॉल्यूशन से धकेल दिया, बाहर निकाल दिया और खुद उसके घर में घुस गया और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। तो इसमें क्या होता है कि ये कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब आप इसमें जिंक डालोगे तो ये इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो उससे कॉपर तो निकल गया उससे, तो उसका कलर गायब हो गया, जिंक उसमें घुस गया। तो अब कॉपर बेचारा कहाँ होगा, जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है कॉपर। ठीक है, तो ये सिंगल एक्सचेंज हैपन हुआ यहाँ पे, यानी कि सिंगल एक्सचेंज हुआ, मतलब जिंक उसको कॉपर को उसके सॉल्यूशन से निकाल दिया, उसके कंपाउंड से उसको बाहर निकाल दिया और खुद ही उसमें घुस गया। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, बस आपको इतना ही बताना था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों का डिफरेंस बताना है एक्चुअली। तो एक एग्जांपल बताए। अब देखो ये जान लो कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है। रिडॉक्स कैसे, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, देखो सॉरी, रिडॉक्स का मतलब हुआ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिंक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी हुआ। ठीक है, अब देखो बताना है आपको डिफरेंस। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, स्वैपिंग प्रोसेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपनी मर्जी से, खुशी खुशी, दादागिरी नहीं करते। ठीक है, तो वो और क्या करते हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जनरल फॉर्मूला AB + CD गिव्स AD + CD, यानी कि यहाँ पे ये दोनों जो आपस में एक्सचेंज किए, अपने आयंस को एक्सचेंज किए। अब देखो उसका एग्जांपल। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में है रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट से जो कि एक्वस फॉर्म में है, और बनाएगा बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड फॉर्म में बनेगा। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, इसलिए आप इसको ऐसे दिखा दो, और बनाएगा सोडियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड का बेरियम आयन Ba2+ और सोडियम सल्फेट का SO4 2-, ये दोनों आपस में एक्सचेंज किए और बनाए बेरियम सल्फेट। ठीक है, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट हुआ। और दूसरा जो पार्ट बच गया Na+ यानी कि सोडियम और Cl- बन के मिला NaCl। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी कि इसमें प्रेसिपिटेट भी बना। तो आप मेजर डिफरेंस समझो क्या है। ठीक है, मेजर डिफरेंस समझो क्या है, ये कहाँ चला गया, शिट। मेजर डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस परफॉर्म होता है उसमें एक एलिमेंट एक कंपाउंड होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उसमें दोनों ही कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ही कंपाउंड होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट एक कंपाउंड करके रिएक्शंस बनाते हैं और मतलब वो एक्सचेंज होता है, सिंगल एक्सचेंज हैपन होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड मिलकर के आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स नहीं होते। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम केस में रेडॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों का एग्जाम्पल कि क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। एक एक एग्जाम्पल आपको दोनों का दे दिए। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो वो क्लियर हुआ अच्छे से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट यूजुअली जो होता है रिडॉक्स नहीं होता, यूजुअली रिडॉक्स होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट यूजुअली रिडॉक्स नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट जो है यूजुअली रिडॉक्स नहीं होता, वो एक्चुअली में न्यूट्रलाइज रिएक्शंस होता है या प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हमेशा प्रेसिपिटेट रिएक्शंस नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होगा। डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा रेडॉक्स रिएक्शंस मैक्सिमम केस में रेडॉक्स होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम केस में रेडॉक्स नहीं होता, उसमें जनरली न्यूट्रलाइज होता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होता है। डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट रिएक्शंस हमेशा नहीं होता। ठीक है, ये सारे मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reactions involved.
बोल रहा है कि सिल्वर के रिफाइनिंग में सिल्वर का रिकवरी हमको करना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कॉपर मेटल के द्वारा। तो ये आपको इसका रिएक्शंस लिखना है, ठीक है। तो लिखो कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा, और क्या बनाएगा कॉपर नाइट्रेट जो एक्वस फॉर्म में रहेगा, और सिल्वर जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर मेटल जो कि मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, वो क्या कर रहा है सिल्वर को उसके ही कंपाउंड से, उसके ही सॉल्यूशन से दखल निकाल दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, और खुद उसमें जाके घुस जा रहा है, यानी कि वो उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्योंकि कॉपर ज़्यादा ताकतवर है सिल्वर से। इसीलिए कॉपर क्या किया, सिल्वर को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया और खुद बना दिया कॉपर नाइट्रेट जो कि एक्वस फॉर्म में हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना था, कॉपर मेटल जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो एक्वस फॉर्म में रहेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका कॉपर नाइट्रेट जो कि ब्लू सॉल्यूशन होगा, और सिल्वर मेटल जो कि सॉलिड ग्रे वाइट कलर का होगा। समझे? इसमें आपको क्या करना था, इसमें पूछ रहा है कि सिल्वर के रिफाइनिंग में हमको सिल्वर का रिकवरी करना है सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है, सिल्वर का रिकवरी करना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। उसके लिए हमको बोल रहा है कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूज़ किए, किसके, कॉपर को यूज़ किए सिल्वर को उसके मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से निकालने के लिए, क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से। तो जब हम रिएक्शंस करवाए तो कॉपर क्या किया, सिल्वर को उस सॉल्यूशन से निकाल दिया, यानी कि सेपरेट कर दिया, जो एक्चुअली में हमको करवाना था, ठीक है। और क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बना और सिल्वर बाहर निकल गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, आपको ये रिएक्शंस लिखना और ये डिटेल्स लिख देना, बस आपका आंसर कंप्लीट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हाँ, एक चीज़ और इसमें बताना भूल गए आपको कि ये रेडॉक्स रिएक्शंस भी है, मतलब ये आपको लिखना नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बोले, ये रेडॉक्स रिएक्शंस भी है, क्योंकि इसमें कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर जो है रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है और सिल्वर ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ठीक है। चल दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जाम्पल। आपको बताना है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होते हैं और उसको एग्जाम्पल दे करके बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होता है, वो ऐसा केमिकल रिएक्शंस है जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में निकल के आ जाता है, यानी कि सॉल्यूशन को क्लाउडी टाइप का बना देगा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, क्योंकि वो जो सॉलिड फॉर्म में निकलता है वो इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको दिखने लगता है, यही इसमें बताया गया। Precipitate reaction is a type of chemical reactions in which two aqueous solution react to form insoluble solid called precipitate, जहाँ पे दो aqueous solution आपस में react करके insoluble solid बनाते हैं जो precipitate बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। The precipitate settle down और make the solution cloudy, जो precipitate होता है वो बैठ जाता है नीचे और solution को आपको cloudy बना देगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेरियम क्लोराइड, कितनी बार ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, आपको तो अब तक याद हो गया होगा। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड जो कि एक कलरलेस लिक्विड होता है, सोडियम सल्फेट जो कि कलरलेस लिक्विड होता है, दोनों ही एक्वस फॉर्म में है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे बिल्कुल इस फिगर में, तो ये क्या करेगा, जब आप स्लोली मिक्स करोगे ना तो आपको ये प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा जो कि सॉल्यूशन को क्लाउडी बना देगा, जो कि सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता और सॉलिड फॉर्म में निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बेरियम सल्फेट बना जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना। ये एरो प्रेसिपिटेट बनता है तब हम लोग इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं ताकि हमारा इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है। और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो क्लियर, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस एक ये एग्जांपल है। दूसरा और एक एग्जांपल देख लो। दूसरा है लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटासियम आयोडाइड से। लेड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में जो कि कलरलेस है, पोटासियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में ये भी कलरलेस है। जब आप इस दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को आपको मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको मिक्स करोगे, ठीक है। और ये एक्वस फॉर्म में कलरलेस रहेगा, ठीक है। तो ये भी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है। प्रेसिपिटेट रिएक्शंस मेनली किस रिएक्शंस की वजह से आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम बताए कि डबल डिस्प्लेसमेंट में जनरली आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शंस देखने को मिलेगा मैक्सिमम केस में, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हर बार आपको प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, स्वैप हो रहे हैं और दोनों इंस्टेंटली मिक्स करके प्रेसिपिटेट बना रहे हैं जो कि
सॉल्यूबल नहीं है सॉल्यूशन में, इसीलिए वो सॉलिड के फॉर्म में निकल गया। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड जो है वो ब्राइट येलो फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट का। क्लियर? होप सो क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। आपको इस दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है 2 एग्जाम्पल के साथ। और किस टर्म में एक्सप्लेन करना है? गेन और लॉस के टर्म में। किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमको गेन और लॉस के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में ही एक्सप्लेन करना है। तो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सब्सटेंस डूइंग द केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ सब्सटेंस। और अदर लैंग्वेज में समझो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्सीडेशन को इतने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बोलना है ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। जब हम मैग्नीशियम रिबन्स को एयर के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, यानी कि हीट डाल करके जलाएंगे, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक वाइट कलर का पाउडर है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया। ठीक है, मैग्नीशियम क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया। इस प्रोसेस में हम आपको बताए थे क्या होता है कि बहुत सारा हीट, मतलब लाइट, डेजलिंग लाइट फ्लेम के साथ ये जलता है। वो डेजलिंग लाइट एक्चुअली क्या है? वो शो करता है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, जो वो लाइट, ब्राइट लाइट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम गेन किया ऑक्सीजन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है, कार्बन बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी क्या हुआ? कार्बन क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ? कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीजन को गेन किया। तो कार्बन को जब हम जलाएंगे एयर के प्रेजेंस में, तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में होगा। और यहाँ पे कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि कार्बन क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया। ठीक है, 2 एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है रिडक्शन। तो इसको भी हमको गेन या लॉस के फॉर्म में ही दिखाना है ऑक्सीजन के। तो रिडक्शन क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या हुआ? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या हुआ? गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या हुआ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो मल्टीपल तरीके से आप दोनों को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो बोला है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में ही आपको देना है, आइदर गेन और लॉस। तो रिडक्शन क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और क्या बना रहा है? कॉपर और वाटर। देखो, कॉपर ऑक्साइड, जब हम कॉपर ऑक्साइड जो कि एक ब्लैक कलर का होता है सॉलिड फॉर्म में, जब हम इसको हीट करेंगे, इस रिएक्शंस को भी परफॉर्म करने के लिए आपको हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको हीट देना पड़ेगा। कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है, जब आप इसको हीट करोगे और फिर यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस पास करवाओगे, तो ये क्या बनेगा? कॉपर, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या बनेगा? कॉपर। और वाटर, वाटर कहाँ होगा? यहाँ लिक्विड फॉर्म में, आपको कंडेंस फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। क्यों? कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और ये बना रहा है कॉपर। एक्चुअली ये रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन आपको रिडक्शन में दिखाना है, लेकिन है रिडॉक्स। यहाँ पे देखो दोनों चीज परफॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, और हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है, कार्बन जो होता है ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। दोनों को मिक्स करके जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, दोनों को मिक्स करके जब आप इसको हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा? जिंक, जो कि सिल्वर कलर का होता है। ठीक है, जिंक जो कि सिल्वर कलर का होता है, और क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि पॉइजनस होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है।
जिंक के फॉर्म में, यानी कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और कार्बन एक्चुअली गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दोनों रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। लेकिन आपका रिडक्शन में ये एग्जाम्पल सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये था दोनों का एग्जाम्पल। होप आपको दोनों समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस बताना है कि ये जो एक्स एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम बताना है और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका नाम बताना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा है, इसमें क्या कर रहा है, कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को जब हम हीट करेंगे, कॉपर जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यानी कि शाइनी ब्राउन कलर का होता है, जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे, जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, यानी कि वो अपना रेडिश ब्राउन कलर खो देगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, बस आपको ये बताना है कि एक्स एलिमेंट क्या हुआ, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट क्या हुआ, एक्स एलिमेंट यानी कि कॉपर हुआ जो कि शाइनी ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ब्लैक कलर का कंपाउंड जो फॉर्म हुआ क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का बना। इसमें क्या हुआ कि कॉपर को जब हम एयर के प्रेजेंस में हीट किए तो कॉपर क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि ऑक्सीजन को गेन किया और क्या बनाया, प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड बनाया जो कि ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए उसका रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो गया ब्लैक कलर में। ठीक है, तो बस आपको ये दोनों उसमें आंसर ऐड करना था। आंसर आपसे बस यही दोनों चीज पूछा गया कि उसमें जो शाइनी कलर का एलिमेंट होता है उसका नाम क्या है, जो कि कॉपर होगा, और जो प्रोडक्ट बना जो कि ब्लैक कलर का होता है वो क्या है, तो वो कॉपर ऑक्साइड होगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर को हम हीट किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया और बना कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का पाउडर है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम आयरन आर्टिकल में पेंट अप्लाई क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भैया, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। रस्टिंग एक आयरन का बहुत ही बड़ा बीमारी है जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, वो आयरन का बीमारी है जो रस्टिंग के फॉर्म में है, जो आयरन को पूरी तरह से खा जाता है, निगल जाता है, बीमार कर देता है, यानी कि उसको फिर धीरे 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 पूरा गायब ही कर देता है। ठीक है, तो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट का क्या फ़ायदा होता है, जब हम पेंट करते हैं तो वो हमको प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, यानी कि आयरन्स को एयर और मॉइस्चर से टच नहीं होने देता, यानी कि बैरियर क्रिएट करता है, वो टच नहीं होने देता तो रस्टिंग नहीं होता। रस्टिंग क्या होता है एक्चुअली में, आपके एयर में जो मॉइस्चर होते हैं और एयर और मॉइस्चर से आयरन रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, जो एक मतलब आयरन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह करता है, मतलब एक पेरेंट्स का काम करता है, ये समझो, जो बच्चे को पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो वैसे ही ये पेंट आयरन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट ब्लॉक एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग द आयरन सरफेस। सेम ये आयरन सरफेस पे जो आयरन होता है, मान लो ये आयरन है, ये सरफेस पे एयर और मॉइस्चर को, वाटर को यानी कि मॉइस्चर को इस तक पहुंचने नहीं देता, एक मोटा लेयर क्रिएट कर देता है, तो इससे ये कांटेक्ट पे नहीं आएगा, तो वो रस्टिंग क्रिएट नहीं होगा। दिस प्रिवेंट द केमिकल रिएक्शन काउंट द रस्ट, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगा नहीं, तो रस्टिंग से वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो पेंटिंग का क्या बेनिफिट है, रस्टिंग से प्रिवेंट करता है, यानी कि स्टॉप कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर। जब हम पेंट कर देते हैं वो एयर और वाटर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, उसका एक लेयर बना देता है पेंट की थ्रू। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, एक्सटेंड द लाइफ ऑफ आयरन आर्टिकल, मतलब आयरन आर्टिकल्स का लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाता है भैया, जब पेंट करोगे तो वो उस तक पहुंच नहीं पाएगा, रस्ट उसमें लगेगा नहीं, तो उसकी लाइफ तो बन गई ना। इम्प्रूव अपीयरेंस, मेक द आर्टिकल्स लुक अट्रैक्टिव, वो उसका अपीयरेंस अच्छा बना देता है, अट्रैक्टिव दिखने लगता है। जैसे हम लोग मतलब जनरली लड़की लोग, गर्ल्स लोग अपना फेशियल करा करके थोड़ी अट्रैक्टिव दिखने लगती है, वही वैसे ही बेचारा आयरन भी अपना फेशियल करा लेता है, समझो कि पेंट करा लेता है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रिवेंट फ्रीक्वेंट रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। मतलब ऐसे तो रस्टिंग लगती रहती है तो आपको बार बार उसमें पेंटिंग करानी पड़ेगी, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो पैसा लगेगा ना। जब आप पेंट करा दोगे तो ये प्रोसेस तो थोड़ा आपका रिड्यूस होगा ना, तो कुछ समय तक तो आप ये प्रोसेस से बचे रहोगे, तो आपकी मनी सेव होगी। तो यही वजह है कि हम आयरन आर्टिकल को पेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। बोलता है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम जो होते हैं उसको हम नाइट्रोजन गैस से फ्लश्ड कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मतलब आप जो पैकेट्स चिप्स सब यूज़ करते हो ना, वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता और आप उसको ईजिली यूज़ कर पाते हो। कहीं भी आपको ट्रैवल करना है तो वो आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो अपने साथ लंबे समय तक, वो ख़राब नहीं होता। वो इसी वजह से, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि आपका फूड ख़राब ना हो। तो पहले प्रॉब्लम जानो फिर सोल्यूशन जानो। आपको यहाँ पूछ रहा है सोल्यूशन कि नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों भरा जाता है, क्यों फ्लश्ड किया जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका आंसर एक्चुअली यहीं तक है। बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है देखो, बिकॉज सबसे पहले है कि ये फैट और ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड जो होता है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बड़ा जल्दी, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करना शुरू कर देता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है और चीज़ों को खराब करने लगता है, खाना को आपका खराब करने लगता है, ठीक है। तो बिकॉज इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज, इसीलिए इसको ये ऑक्सीडेशन और स्पॉइलेज से बचाने के लिए हम उसको नाइट्रोजन गैस से भर देते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस से प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस मतलब नॉन रिएक्टिव गैस, वो आपको फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि ऑयल और फैट इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है जो आपका एयर में प्रेजेंस है, ठीक है। और वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोले, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से आपका फूड रैंसिड हो जाएगा, यानी कि बैड स्मेल और टेस्ट हो जाएगा उसका, फिर अनहेल्दी हो जाएगा, मतलब कुछ दूसरा हार्मफुल कंपाउंड फॉर्म कर देगा जो आपके लिए खाने के लिए अनहेल्दी होगा, फिर आपके फूड को स्पॉइल कर देगा, मतलब आपके खाने के लिए वो फूड सही नहीं रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, हम उसको फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ऑक्सीजन गैस निकाल करके। लेकिन क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन ही क्यों करते हैं, कोई और गैस क्यों नहीं करते? अभी बताए कि नाइट्रोजन गैस तो जो क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव इन्वायरमेंट बना देता है, वो फूड आइटम से रिएक्ट नहीं होगा। दूसरा, ये बड़ा जल्दी इजीली अवेलेबल हो जाता है, चीप होता है, सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। तीसरा है कि ये रिएक्ट भी करेगा और आपके टेस्ट, फूड के टेस्ट को खराब नहीं करेगा, उस गैस को डालने से आपके फूड के फ्लेवर्स में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो ये सब रीज़न है कि हम उसको फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से ऑक्सीजन निकाल करके, क्योंकि ऑक्सीडेशन ना हो, किसी चीज़ का रिएक्शन ना हो और आपका फूड सेफ रहे, खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, आप उसको लंबे समय तक कैरी कर सको और यूज़ कर सको और अपने जर्नी को एंजॉय कर सको, ठीक है। समझ में आया क्यों हम नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं अपने ऑयल और फैट से बनी चीज़ें को, ठीक है। वैसे भी हमारे जितने भी खाने बनते हैं उसमें भर भर के ऑयल और फैट्स तो होता ही है, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर एयर के प्रेजेंस में रहेगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको पैकेट यूज़ करते हैं और पैकेट इस तरह से पैक कर देते हैं और इसमें ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि ये एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट बना दे, यानी कि नॉन रिएक्टिव इन्वायरमेंट बना दे, तो आपका फूड आइटम ख़राब ना हो, लंबे समय तक कैरी कर सको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। क्या है टर्म? कोरोसन एंड रेंसिडिटी। चलो एक एक करके समझते हैं। कोरोसन क्या है? एक स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल है जब वो रिएक्ट करता है एयर, मॉइस्चर से और केमिकल से इन द एनवायरनमेंट। मतलब कोरोसन एक ऐसा चीज़ है जो आपके मेटल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो आसपास के इन्वायरनमेंट से रिएक्ट करता है, यानी कि एयर से, मॉइस्चर से और बहुत तरह के केमिकल से रिएक्ट करके वो आपके मेटल को ख़राब कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, तबाही ला देता है। तो होता क्या है इसमें, मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर से और फॉर्म करता है ऑक्साइड लेयर और अदर कंपाउंड्स और डैमेज करता है मेटल सरफेस को और धीरे धीरे वो पूरे मेटल को ही खा जाता है। एग्जांपल के तौर पे आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो एक कोरोसन का फेमस एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोसन बहुत तरह के होते हैं, तो आयरन के केस में उसको जो आयरन को बर्बाद करने वाला बीमारी है उसको हम कोरोसन बोलते हैं, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझो। तो आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर से, कहीं भी आयरन रखा रहेगा तो वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट तो रहेगा ना भैया, एयर को तो आप ब्लॉक नहीं कर दोगे, तो एयर तो होगा ही। जब आयरन एयर के कांटेक्ट में आएगा, मान लो ये आयरन है तो ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, तो हवा में दोनों चीज़ होता है, ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर भी होता है, बिना मॉइस्चर के हवा नहीं होती, कुछ क्वांटिटी तो होता है। ये दोनों आयरन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा रस्ट, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब आप बोलो ये एक्स क्यों भैया? एक्स वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि डिपेंड करेगा मॉइस्चर किस पे डिपेंड करेगा? आपके इन्वायरमेंट पे।
कोई ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मतलब मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करेगा। जहाँ पे थोड़ी ड्राई टाइप की क्लाइमेट है वहाँ पे ड्राई मतलब थोड़ा कम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करेगा। तो इसीलिए एक्स वेरिएबल होगा, डिपेंड करेगा किस तरह का क्लाइमेट है, कहाँ पे आयरन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, आयरन जो रिएक्ट किया ऑक्सीजन और वाटर से और बनाया रस्ट, इसको हम बोले रस्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये क्या हुआ, कॉमन एग्जांपल हुआ कोरोसन का। इसकी वजह से पूरा मेटल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप जैसे ये आयरन रखा हुआ है इसका ऊपर में, ठीक है, ये एयर और ये ऊपर वाला लेयर एयर वाटर के कांटेक्ट में आया, ठीक है, ये धीरे धीरे रस्ट बनना शुरू हुआ, फिर वो रस्ट झड़ा, फिर जो नीचे वाला लेयर है इससे ये वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आया। इस तरह से करते करते पूरा मेटल ही खा जाएगा अगर आप इसका प्रोटेक्टिव मेजर नहीं लोगे तो। प्रोटेक्टिव मेजर क्या, जो पिछली बार आप पढ़े पिछले क्वेश्चन में कि उसमें हम पेंट कर देते हैं। पेंट एक तरीका है जो आप रस्टिंग ऑफ आयरन से मतलब आयरन को बचा सकते हो पेंट करके, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव मेजर लेकर के आप अपने मेटल्स को बचा सकते हो, ठीक है। तो ये था कोरोसन के बारे में। अब चलो रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है, ये आपके फूड को बर्बाद करने का काम करता है, मतलब आपके फूड को स्पॉइल करता है। जो भी आपके फूड जो कि ऑयल और फैट से बने होते हैं वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, जो एयर में होता है, एयर के प्रेजेंस में आएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बनाएगा, उसका बैड स्मेल और टेस्ट, यानी कि बैड कोई डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बनाएगा जो कि आपके बॉडी के लिए अनहेल्दी है, अनफिट फॉर हेल्थ है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। इसमें होता क्या है, ऑयल और फैट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है अगर वो एयर के प्रेजेंस में रहता है, तो ऑक्सीडाइज होकर के वो एक हार्मफुल कंपाउंड बना देता है जो बहुत ही स्मेल करता है, गंदा स्मेल करता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये सब रैंसिडिटी का लक्षण है। तो वो फूड खाओगे तो आप ऊपर चले जाओगे, टाटा बाय बाय कर दोगे, तो वो फूड नहीं खाना है। एग्जाम्पल, अगर आप घी और ऑयल को ऐसे ही छोड़ दो, घी ऑयल को ऐसे ही ओपन करके छोड़ दो बहुत समय तक, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो ऐसे भी फूड को भी आप ऐसे ही छोड़ दो ना, वो देखो कितनी जल्दी खराब हो जाता है ना। तो वो क्या हुआ, उसमें फूड में क्या होता है, ऑयल फैट्स तो हम लोग ऑयल तो यूज़ करते हैं ना, ऑयल फैट भर भर के होता है। तो जब आप एयर के कांटेक्ट में उसको छोड़ोगे तो थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। घी भी वही एक प्रोसेस है, आपका पूरी तरह से बर्बाद होगा। चिप्स भी छोड़ोगे तो ब्लैक टाइप का लेयर बन जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। यानी कि ये सारे चीज़ अनफिट फॉर ईटिंग है, ये अनहेल्दी फूड हो गए, ये आप इसको नहीं खा सकते, इससे बैड स्मेल आएगा, बैड टेस्ट हो जाएगा, तो ये आपको नहीं खाना है। तो ये क्या हो गया, रैंसिडिटी, मतलब ये आपका फूड खराब हो गया। चाहे ऑयल हो, घी हो, चिप्स हो, फूड हो, सारे में ऑयल्स और फैट होते हैं, और सब अगर आप एयर ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और एक नया ही कंपाउंड बन जाएगा जो आपके बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, ठीक है। क्लियर है। तो फाइनली आपका केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशंस के मैंने सारे डिटेल्स आपको बता दिए, लेक्चर भी कंप्लीट कर दिए, लेक्चर में बुक में जितने क्वेश्चंस थे वो भी आपको कंप्लीट कर दिए, यानी कि आपको फुल पैकेज मिल गया। अब आपके साइड से काम बचा है, तो आप इस पे मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से फोकस करो, लेक्चर को अच्छे से सुनो। अगर अच्छे से लेक्चर सुनोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की नहीं जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इतनी बार किसी भी टर्म को मैंने रिपीट किया है कि आपके दिमाग में वो पूरी तरह से फीड हो जाएगा और समझ जाओगे। तो वो बस रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, ये तो उसका तो कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियो को अच्छे से देखो, पूरे अच्छे से मेमोराइज करो, आपकी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल नियर एंड डियर वन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।